कहानी वार्ता सुन रहे सभी दोस्तों को विक्रम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम आज शिकारी के 5वें भाग पर पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद होगी। शिकारी डेथ वारंट का दूसरा भाग है देवराज चौहान सीरीज में। अनिल मोहन जी ने देवराज चौहान की जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो पूरी विस्तार से लिखी हैं, तो इसलिए अक्सर कहानी 2, 3, 4, 5 भागों में बंट जाती है। इसका पढ़ने का अपना ही मजा होता था, किंतु आज के बिजी युग में सुनने का भी अपना ही मजा है। तो चलिए, बाकी की बातें हमेशा की तरह एपिसोड के एंड में शुरू करते हैं। शिकारी पार्ट 5। फिरोजा दोपहर 1 बजे ऑफिस पहुंची। इस बीच चीफ का 2 बार फोन आ चुका था। फिरोजा ने सोच लिया था कि किस तरह चीफ को संभालना है। फिरोजा सीधा चीफ के कैबिन में पहुंची। कुर्सी पर बैठा लाल चेहरे वाला, शरीर से मोटा चीफ उसे घूरने लगा। क्या हुआ चीफ? फिरोजा मुस्कुराई। मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था और अब दोपहर हो रही है। सॉरी चीफ, पूरी रात तो लूथर मैची की हत्या के साथ ही खराब होगी। माइक वहां से 3 बजे गया। बैठो। फिरोजा सीट पर बैठ गई। मैंने तुम्हें एक बार सीआईए के हाथों से बचा लिया, परंतु अब बार बार मैंने क्या किया है चीफ? लूथर माची का तुम्हें मिलने आना और बाहर निकलने पर उसे गोली लगना जाहिर करता है कि तुम कुछ कर रही हो। सीआईए से तुम फिर पंगा ले रही हो, तो जान लो कि सीआईए इस बार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है चीफ। कुछ नहीं है? नो चीफ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कल तुम दिन भर मार्शल के एजेंट देवराज चौहान के साथ क्यों थी? मैं भीतर की खबरें लेने के लिए उसके साथ हो गई थी। फिरोजा कह उठी। ब्रिज वॉश जो कि इंडियन एजेंट है, हम यही समझते रहे, परंतु वो सीआईए का एजेंट भी है। इंडिया की खबरें सीआईए को देता है। डबल एजेंट? यस चीफ। देवराज चौहान के सामने उसका भेद खुल गया। वो उसे खत्म कर देना चाहता था। खत्म कर भी देता, परंतु ब्रिज वॉश ऐन मौके पर मुझे और देवराज चौहान को चोट देकर भाग गया। वो बेवकूफ यही समझता है कि मैं भी इस काम में देवराज चौहान के साथ मिल गई हूं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। चीफ ने फिरोजा को घूरा। फिरोजा डटी रही। तुम देवराज चौहान के साथ क्यों थी? दूसरे दूसरे देश के जासूस के साथ रहना हमारी एजेंसी के नियमों के खिलाफ है। मैं उसके साथ नहीं थी चीफ। मैं खबरें लेने के लिए उसके साथ थी। उसे बेवकूफ बनाकर उसके साथ थी। तभी तो मैं उससे जान सकी कि ब्रिजवास डबल एजेंट है और वो उसे मारने जा रहा है। देवराज चौहान ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा? उसने सोचा कि मैं इस काम में उसका साथ दूंगी। इस बात का मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि तुम मेरी बात का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे रही। चीफ ने सख्त स्वर में कहा। मेरे हर सवाल को तुम घुमा फिरा कर बात को बदल रही हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? नो चीफ। फिरोजा ने लिफाफा निकालकर उसमें से तस्वीरें बाहर निकाली। ये देखिए। चीफ ने उन 8 तस्वीरों को देखा। ये किसकी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें मैंने देवराज चौहान से ली हैं। उसे तब पता नहीं चल पाया, पर अब तक तो पता चल गया होगा। देवराज चौहान का कहना है कि कहीं से उसने मोटा पैसा खर्च करके ये तस्वीरें हासिल की हैं। ये 8 सीआईए के वो एजेंट हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए इंडिया में मौजूद हैं। ओह। इन तस्वीरों को वो इंडिया भेजने की तैयारी में था कि मैंने इन्हें खिसका लिया। पक्का यही लोग इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करने गए हुए हैं? चीफ ने सतर्क स्वर में पूछा। देवराज चौहान का तो यही कहना है। चीफ ने तस्वीरों को उठाकर उनके चेहरों पर गौर किया। ये बात सही हो सकती है। इन तस्वीरों में 2 लोग सीआईए के एजेंट हैं। मैंने इन्हें पहचान लिया। चीफ बोला। फिर तस्वीरों से नजरें हटाकर फिरोजा को देखकर कहा, ये तस्वीरें देवराज चौहान के पास से ली? हाँ चीफ। जानती हो ये कितना गंभीर मामला है जिसमें तुमने दखल दे दिया। तुमने फिर सीआईए के कामों में दखल दिया। अब मैंने बुरा क्या कर दिया? फिरोजा कह उठी। तुमने देवराज चौहान से तस्वीरें ली। अब वो तुम्हारा दुश्मन बन गया होगा। मैं उसे संभाल लूंगी।
हमें सीआईए के किसी मामले में नहीं आना है। ठीक है चीफ, रोजा ने मुंह लटकाकर कहा। मैं तो इतनी बड़ी खबर आपको दे रही थी कि भूल जाओ इन तस्वीरों को। तो क्या आप सीआईए को तस्वीरें दिखाकर बताएंगे नहीं कि हमें चुप बैठना है इस मामले में? रोजा ने सिर हिला दिया। तो मैं सारे मामले को छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने सब छोड़ दिया है, परंतु कल यूं ही देवराज चौहान दिखा तो? मेरा सवाल अब भी अपनी जगह पर है फिरोजा। सब चीफ सख्त स्वर में कह उठा। तुम कल देवराज चौहान के साथ कैसे होगी? उसने तुम्हें अपने साथ कैसे रख लिया? उसने तुम्हें तस्वीरें दिखाकर ये क्यों कहा कि ये सीआईए एजेंटों की तस्वीरें हैं और ये लोग ही इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने की कोशिश में हैं? रोजा मन ही मन झल्ला उठी। उसका तो ख्याल था कि चीफ इन तस्वीरों को देखकर सवालों को भूल जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल अपनी जगह पर वहीं थे। चीफ, फिरोजा ने सब्र के साथ कहा, मैंने देवराज चौहान के साथ होने के लिए उसे समझाया था कि जगमोहन को जो मैंने धोखा दिया वो मेरी मजबूरी थी। तब सीआईए मुझ पर नजर रखवा रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उनके साथ हूं। मुझे इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या किया जाना पसंद नहीं है और मैं जगमोहन को पसंद करती हूँ। ऐसी बातें करके मैं देवराज चौहान के साथ हो गई। वैसे ये सत्य है कि मैंने जगमोहन के साथ महीना भर का वक्त बिताया है और वो मुझे अच्छा लगता है। चीफ ने फिरोजा की आंखों में झांका। फिरोजा शांत रही। मैं जानता हूं कि अभी भी तुम मुझे सच नहीं बता रही। तुम अवश्य कुछ कर रही हो जो कि तुम्हारे काम में नहीं आता। इस बार सीआईए के साथ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम पहले तुम्हें पहले इसलिए बचा लिया गया था कि तुम एजेंसी की बेहतरीन एजेंट हो। तुम्हारी बहन एनी का भी मुझ पर दबाव था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मुझे बचाने का थैंक्स चीफ। लूथर माची को तुम्हारे घर के बाहर शूट किया गया। उसके साथ दो और लोग थे। यस चीफ। माइक ने इस बारे में क्या कहा? वो जानता है कि कम से कम मैंने लूथर माची को शूट नहीं किया। किसने किया है? देवराज चौहान ने। तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि तुम देवराज चौहान के संपर्क में हो? यस चीफ। ये तस्वीरें उससे खिसका लेने की बात झूठी थी। यस चीफ। तो ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? मैंने अपने ढंग से हासिल की। चीफ ने गहरी सांस ली। तो तुम फिर सीआईए के मामले में दखल दे रही हो? मुझे पसंद नहीं है कि सीआईए इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या करे। अमेरिका की दादागिरी मुझे पसंद नहीं कि हम जानते हुए भी खामोश रहें। आपको इंग्लैंड और अमेरिका के संबंध बिगड़ने का डर होगा, परंतु मुझे? बेवकूफ, तुम फिर वही बातें कर रही हो जो पहले की थी और सीआईए तुम्हारे पीछे पड़ गई। आप मुझे बार बार सीआईए की याद क्यों दिलाते हैं? मैं उनसे नहीं डरती और तुम सीआईए से नहीं डरती? चीफ ने दांत भींच लिए। नहीं, सीआईए से डरना चाहिए। तुम सीआईए को ठीक से जानती नहीं। ये अमेरिका का सरकारी संगठन अवश्य है, परंतु ये ऐसे बदमाशों की टोली है जो हर काम कर देती है। तुम क्या समझती हो तुम्हारे हाथ पांव मारने से इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या रुक जाएगी? कोशिश तो कर सकती हूँ चीफ। इन तस्वीरों का क्या किया तुमने? मुझे क्यों दी? अब ये मेरे लिए बेकार हैं तो आपको दे दी। बेकार है? कैसे? नेट द्वारा मैंने इन्हें इंडिया भेज दिया। किसे? जगमोहन को? मार्शल को? चीफ फिरोजा को देखता रह गया। फिरोजा शांत दिख रही थी। ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीआईए से ये बात छिपी नहीं रहेगी। वो तुम्हें खत्म कर देंगे और मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मेरी एजेंसी की एजेंट ने ऐसा क्यों किया। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं चीफ। अभी लिख देती हूँ। मेरी एजेंसी को तुम जैसी एजेंटों की जरूरत है फिरोजा। चीफ ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये काम तुमने गलत किया। मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि इस मामले में हमें खामोश रहना है। हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही खिलाफ। आप ये काम नहीं कर रहे, मैं कर रही हूं। तुम भी तो एजेंसी का हिस्सा। तो मैं नौकरी छोड़ देती हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चीफ बेचैनी से बोला। गलत काम तो तुम कर चुकी हो। आपकी निगाहों में ये काम गलत होगा।
परंतु मेरी निगाहों में नहीं। मैं तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ हूं कि अमेरिका इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या इसलिए करे कि उन्होंने ऐन मौके पर परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की बेइज्जती हो गई। अमेरिका दुनिया भर में हर कदम पर अपनी दादागिरी दिखा रहा है और सबको उसकी दादागिरी सहनी पड़ती है। तो क्या तुम अमेरिका की सोच बदल दोगी कि चीफ, मेरी कोशिश है कि अमेरिका इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या ना कर सके। चीफ कुछ कुछ पल खामोश रहकर बोला, मार्शल से तुम्हारा संबंध है? नहीं, मेरी बात सिर्फ जगमोहन से होती है। अगर तुमने सीधे मार्शल से बात की तो तब तुम्हें एजेंसी से निकाल दिया जाएगा। मैं जानती हूं। अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या मतलब? तुमने ये तस्वीरें जगमोहन को भेज दी, अब तो इस मामले से तुम्हारा कोई काम नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया है। तो फिर परसों तुम इंडिया क्यों जा रही हो? ताजमहल देखना है सर, और स्वामी रामदेव से योगा सीखना है। बकवास मत करो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। चंद पल खामोशी के बाद फिरोजा एकाएक दृढ़ स्वर में कह उठी, मुझे जगमोहन से मिलना है चीफ। वो मुझे अच्छा लगता है। अगर वो मान गया तो वहीं शादी कर लूंगी। मेरी छुट्टियां नोट कर लीजिए। तुम दूसरे देश के किसी एजेंट के साथ शादी नहीं कर सकती। यह हमारे कानून के खिलाफ। जगमोहन मार्शल का एजेंट नहीं है। उसने कभी मार्शल का काम नहीं किया। इस बार मार्शल ने उसे किराए पर लिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर उससे मेरी शादी हो गई तो वो भविष्य में मार्शल से संबंध नहीं रखेगा। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। इस तरह मैं अपनी एक बेहतरीन एजेंट खो दूंगा, चीफ ने कहा। मेरे लिए जगमोहन से शादी करना जरूरी है। वो प्यारा इंसान है। चीफ कुछ पल फिरोजा को देखता रहा। फिरोजा खामोश थी। कुछ देर बाद चीफ ने खामोशी तोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, ये बातें तुम किसी और से मत करना। तुम्हारा और जगमोहन का संबंध देखकर सीआईए सतर्क हो जाएगी। तुम पर सीआईए का खतरा मंडरा सकता है। लूथर माची तुम्हारे पास रात क्या करने आया था? देवराज चौहान का पता पूछने, जबकि मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। मेरे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है। और तुमने इन तस्वीरों को कैसे हासिल किया? व्हाइट को 5,000 पाउंड देकर। परंतु इस बारे में आप व्हाइट से बात करेंगे तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा कि उसने व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए कोई काम किया है। बेहतर होगा इस बारे में उससे बात ही मत करें। फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपको सब कुछ सच सच बताकर मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ चीफ। चीफ ने कुछ नहीं कहा। मैं जाऊं चीफ? चीफ ने सोचते हुए गंभीरता भरे अंदाज में सिर हिला दिया। फिरोजा उठी और बाहर निकल गई। अगला दृश्य। देवराज चौहान दिन भर होटल के कमरे में ही रहा। लंच भी कमरे में ही किया। बाहर तीव्र सर्दी की लहर चल रही थी। कोई काम न होने की वजह से बाहर न निकला था। शाम 4 बजे व्हाइट का फोन आया। कहो, देवराज चौहान ने कहा। मैकी का फोन आया है कि चेरी कार पर है, घर से बाहर गई है अभी अभी। मैकी कौन? मेरा खास आदमी है। वही चेरी के घर पर नजर रख रहा है सुबह से। उधर से व्हाइट की आवाज कानों में पड़ी। चेरी सामान लेने गई हो सकती है बाहर। ब्रिज वॉश उसके घर के भीतर हो सकता है। परंतु इस मामले में मैं अपने आदमी को सीधे सीधे नहीं डालना चाहता। तुम चाहो तो चेरी के घर को चेक कर लो। ठीक है, पता बोलो। व्हाइट ने फोन पर चेरी के घर का पता बताकर कहा, इस घर के पास ही कहीं 3368 नंबर की कार खड़ी दिखाई दे जाएगी। उसमें मैकी है। मैकी से पूछ लेना कि चेरी लौटी कि नहीं। मैकी का फोन नंबर दे दो। नंबर देने की जरूरत नहीं, तुम आसानी से उसकी कार वहां ढूंढ लोगे। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और तैयार हुआ। लोडेड रिवॉल्वर जेब में रखी और रिसेप्शन पर इंटरकॉम करके टैक्सी बुलाने को कहा। चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ ही देर में टैक्सी पर बैठा व्हाइट के बताए पते पर जा रहा था देवराज चौहान। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने कह रखा था कि इस एड्रेस से पहले ही उसे उतार दे। टैक्सी ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया था। टैक्सी से बाहर निकलते ही सर्दी का उसे तीव्र एहसास हुआ। टैक्सी के भीतर उसे जरा भी सर्दी नहीं लग रही थी। वहां हीटर ऑन था।
जैकेट में हाथ डाले देवराज चौहान आगे बढ़ा। हर तरफ शांति थी। इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई दे रहे थे, वरना सभी अपने घरों में दुबके हुए थे। देवराज चौहान मकानों के नंबरों पर नजर मारता आगे बढ़ रहा था। वहां खड़ी कारों का भी नंबर देखता जा रहा था। जल्दी उसे 3368 नंबर की कार दिखाई दे गई। देवराज चौहान लापरवाही भरे अंदाज में कार की तरफ बढ़ गया। कार के शीशे चढ़े हुए थे और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा लग रहा था। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने दूसरी तरफ का कार का दरवाजा थपथपाया। फौरन ही उस तरफ का कार का शीशा थोड़ा नीचे हुआ और दूसरी तरफ बैठे मैकी ने झुककर उस पर निगाह मारी। देवराज चौहान। मैकी ने कार का दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान भीतर बैठा, दरवाजा बंद करके शीशा चढ़ाने को कहा। चेरी का घर कौन सा है? वो। मैकी ने सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के बीच में से 100 फुट दूरी पर एक घर की तरफ इशारा किया। सफेद वाला? उस घर को देखता देवराज चौहान बोला। हाँ वही। चेरी लौटी नहीं अभी? अभी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ब्रिजवॉश मकान के भीतर हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो मैं भी जानता हूँ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि ब्रिजवॉश भीतर हो, मैकी ने बताया। कब से नजर रख रहे हो? सुबह 7 बजे से। देवराज चौहान ने पुनः मकान की तरफ देखते हुए कहा। मैं मकान में जा रहा हूं। अगर ब्रिजवॉश वहां है और वहां से निकलकर भागता है तो उसके पीछे जाना। ठीक है, मैकी ने सिर हिलाकर कहा। तुम उसकी हत्या करोगे? हाँ। व्हाइट ने मुझे बताया कि ब्रिजवॉश इंडिया का एजेंट होते हुए सीआईए को खबरें देता रहा। उसने तुम्हें ठीक बताया है, देवराज चौहान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करके उस मकान की तरफ बढ़ गया। चलते समय देवराज चौहान सोच रहा था कि अगर ब्रिजवॉश मकान में हुआ और बाहर नजर रख रहा हुआ तो उसे मकान की तरफ आते आसानी से देख सकता है। परंतु देवराज चौहान ने अपनी सोचों की परवाह नहीं की। अगला दृश्य। देवराज चौहान की सोचें सही थी। ब्रिजवॉश मकान के भीतर ही था और रह रहकर बाहर भी नजर मार लेता था। कल शाम जब देवराज चौहान और फिरोजा को चोट पहुंचाकर गैराज से भागा तो सीधा चेरी के घर पर ही आया था। इन हालातों में उसकी निगाहों में सिर्फ चेरी का घर ही सुरक्षित था। चेरी उसकी पुरानी दोस्त थी। सप्ताह में 2 बार उनका मिलना हो जाता था। परंतु ब्रिजवाश ने चेरी को गुप्त रखा हुआ था। उसके ख्याल से किसी को पता नहीं था कि चेरी उसकी उसकी गर्लफ्रेंड है। इस वक्त चेरी अपने किसी जरूरी काम से बाहर गई थी और 2 घंटे में आने को कह गई थी। ब्रिजवाश को फुर्सत का वक्त मिला तो वो अपने बारे में सोचने लगा कि अब क्या करें। उसका जासूसी का कैरियर तो डबल एजेंट का भेद खुलते ही तबाह हो गया था। परंतु उसे कैरियर की परवाह नहीं थी। बहुत पैसा उसने इकट्ठा कर लिया था। ऐसे में वो इंग्लैंड को छोड़ देने की सोच रहा था। वो जानता था कि मार्शल उसे हर हाल में खत्म करना चाहेगा। परंतु चेरी का घर उसके लिए सुरक्षित था। मन ही मन ब्रिजवाश तय कर रख मन ही मन ब्रिजवाश तय कर रहा था कि अमेरिका चला जाए, वहीं सेटल हो जाए। काम की जरूरत पड़ी तो सीआईए से कहकर अपने लायक कुछ काम ले लेगा कि व्यस्त रहे और जिंदगी चलती रहे। चेरी के जाने के आधे घंटे बाद उसने इस बारे में माइक को फोन करके बात की। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अमेरिका चले आओ, सब कुछ जानकर माइक ने कहा। अपना पैसा वहां के अकाउंट में जमा कर दो। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर दे देता हूँ। जब तुम अमेरिका पहुंचोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। न्यूयॉर्क पहुंचकर मुझसे मिलना। आजकल मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ आजकल में मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कोई काम तैयार रखूंगा। एम्बेसी जाकर रिचर्ड से मिलना। मैं उससे कह दूंगा तुम्हें तुरंत वीजा दे दे। तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी, ब्रिजवाश ने कहा। तुमने सीआईए को अक्सर खास खबरें दी हैं तो हम तुम्हारा ध्यान क्यों न रखेंगे बॉस। माइक से बात करने के बाद ब्रिजवाश का तनाव दूर हो गया था। खुद को हल्का महसूस किया उसने। चेरी को साथ चेरी को साथ रखने का उसका कोई इरादा नहीं था। यहाँ के रिश्तों को यहीं छोड़ देना चाहता था। वो चेरी को बताना भी नहीं चाहता था कि वो मैनचेस्टर छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। इन्हीं सोचों में डूबे ब्रिजवाश ने कुर्सी छोड़ी और आगे बढ़कर लटक रहे एक पर्दे को थोड़ा सा एक तरफ करके बाहर देखा।
ये मकान के सामने की बड़ी खिड़की थी और सामने का सब कुछ दिखता था। सावधानी के नाते उसने बाहर झांका था, परंतु बाहर देखते ही उसके मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। 2 पलों के लिए तो सन्न रह गया था वो देवराज चौहान ही था। अविश्वास भरी निगाहों से वो देवराज चौहान को इसी तरह आते देखता रह गया। खतरा। उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। देवराज चौहान आखिर यहाँ कैसे पहुंच गया? उसके ख्याल से तो उसके और चेरी के संबंधों के बारे में कोई नहीं जानता था। ब्रिजवाश का दिल जोर जोर से बजने लगा था। उसने पर्दा छोड़ा और तेजी से भीतर की तरफ दौड़ा। एक अलमारी में जाकर उसने अलमारी खोली एक कमरे में जाकर उसने अलमारी खोली और भीतर से रिवॉल्वर निकालकर उसकी मैगजीन चेक की, जिसमें की गोलियां फुल थी। फिर हाथ बढ़ाकर अलमारी से साइलेंसर उठाया और तेजी से नाल पर चढ़ाने लगा। दिल अभी भी जोरों से बज रहा था। इतनी सर्दी में भी माथे पर पसीना चमक उठा था। ब्रिजवाश ने अपनी टांगों में कंपन महसूस किया। वो जानता था कि ये घबराहट का कंपन है। उसने खुद पर काबू पाया और कमरे से बाहर निकलकर ऐसी जगह ओट में जा खड़ा हुआ जहां से सामने ही ऊपर आती सीढ़ियां नजर आ रही थी। वो मकान की पहली मंजिल पर था। जो भी ऊपर आता उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आता। ब्रिजवास को पूरा यकीन था कि वो आसानी से देवराज चौहान को शिकार कर लेगा। मन ही मन उसने सब सोच लिया था कि साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से चली गोलियों की आवाज ज्यादा नहीं होगी। देवराज चौहान की लाश को रात में कार में डालकर दूर फेंकाएगा और इस तरह मार्शल को भी समझा देगा कि उसे मारना आसान नहीं। नजरें सीढ़ियों पर थी। उसे वहां देवराज चौहान के दिखने का इंतजार था। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने दरवाजा चेक किया। वो बंद था। पास ही कॉल बेल का स्विच दिखा, परंतु कॉल बेल बजाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। दरवाजे के पास उसे कांच की खिड़की दिखी। इधर उधर नजरें घुमाते वो खिड़की के पास पहुंचा और रिवॉल्वर निकालकर नाल की चोट से खिड़की का कांच तोड़ा और भीतर हाथ डालकर सिटकनी खोली। फिर पल्लों को धकेलकर खोला और फलांग कर भीतर प्रवेश कर गया। हर तरह के खतरे के प्रति वो सावधान था। हाथ में रिवॉल्वर थी, परंतु कोई खतरा न दिखा। देवराज चौहान ने खिड़की के पल्ले बंद किए और वहीं खड़ा आहट लेने की कोशिश करने लगा, परंतु हर तरफ उसे शांति ही दिखी। शायद ब्रिजवाश यहाँ हो ही नहीं। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे सावधानी से सारे कमरों में फिरने लगा। एक कमरे में ठिठक गया देवराज चौहान। उसके होंठ सिकुड़ गए। एक कुर्सी पर वही कमीज पड़ी थी जिसे उस वक्त ब्रिजवाश ने पहन रखा था जब वो उसके पास से भागा था। ब्रिजवाश यही है। देवराज चौहान के दांत भिजते चले गए। उसी पल उसे ऊपर चलने की आवाजें सुनाई दी। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान की नजर छत की तरफ चली गई। एकाएक चलने की आवाजें थम गई थी। देवराज चौहान ने छत की तरफ से नजर घुमाई और सामने सीढ़ियों की तरफ देखा, जो घूमती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। देवराज चौहान वही ठिठका आहटें सुनने का इंतजार करता रहा, परंतु दोबारा ऊपर से चलने की आवाज नहीं आई। ब्रिजवाश ऊपरी हिस्से में था। क्या उसे मालूम है कि वो आया है? ऊपर की मंजिल से वो आसानी से उसे घर की तरफ बढ़ते हुए देख सकता था। देवराज चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस तरह खुले में होकर मकान की तरफ नहीं आना चाहिए था। देवराज चौहान कुछ पल सीढ़ियों को देखता रहा, फिर दूसरे हाथ में एक तरफ रखी कुर्सी उठा ली और दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। दाएं हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेआहट देवराज चौहान सीढ़ियां चढ़ने लगा, परंतु सीढ़ियां लकड़ी की थी और मध्यम सी आवाजें पैदा कर रही थी। देवराज चौहान वहां ठिठक गया जहां सीढ़ियों का मोड़ था। होंठ भींचे कुछ पल वो मोड़ वाली सीढ़ियों को देखता रहा, फिर बाएं हाथ में दबा रखी कुर्सी को सीढ़ियों की तरफ उछाल दिया। कुर्सी के लुढ़कने की तेज आवाज उभरी। इसके साथ ही देवराज चौहान ने ऊपर के सामने वाले हिस्से में गोलियों के 2 छेद बनते देखे। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। वो ऊपर था और घात लगाए हुए था। उसके आ जाने की उसे खबर थी। उसके रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा था, तभी तो गोलियां चलने पर भी आवाज नहीं हुई थी। देवराज चौहान को तसल्ली हुई कि उसका शिकार उसके पास ही है। उसे ढूंढ लिया है उसने।
तुमने घबराकर 2 गोलियां बेकार कर दी बॉस, देवराज चौहान बोला। मुझे लगा कि तुम ऊपर छिपे हो सकते हो, इसी कारण मैंने पहले कुर्सी फेंक कर तुम्हें डराया। जवाब में ब्रिजवास की आवाज सुनाई नहीं दी। चंद पल खामोशी रही। क्या करने आए हो यहाँ? ब्रिजवास की आवाज सुनाई दी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हें मारने आया हूं, देवराज चौहान वहीं खड़े बोला। क्यों? तुम गद्दार हो। सीआईए के साथ मिलकर तुम इंडिया को धोखा दे रहे हो। मैंने मार्शल का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, और मार्शल की खबरें सीआईए को देकर उनसे डॉलर लेते रहे। तुम इन बातों में क्यों पड़ते हो? मेरे से समझौता कर लो। यही कि मैं तुम्हें ना मारूं और तुम मुझे डॉलर दोगे। क्या बुरा है? तुम तो हो ही डकैती मास्टर। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर रखा है। तुम मार्शल के एजेंट नहीं, दौलत इकट्ठी करने वाले डकैती मास्टर हो। साधु नहीं हो तुम। दौलत ही तुम्हारा दीन ईमान है। मैंने गलत कहा क्या? देवराज चौहान होंठ सिकोड़े खामोश रहा। चुप क्यों हो? जवाब दो। ब्रिजवास की आवाज फिर आई। मार्शल मुझे इस काम का पैसा देगा। मैं मार्शल से ज्यादा दूंगा। तुम मार्शल से भी पैसा लो और मेरे से भी पैसा ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा। देवराज चौहान चुप रहा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मार्शल का ऑर्डर है तुम्हें खत्म करने का। तुम मार्शल से कह दो कि मैं नहीं मिला, बदले में तुम्हें तगड़ी दौलत दूंगा। आज ही दूंगा। जासूसों की दुनिया में तुम यूं ही दखल दे रहे हो। मेरे से पैसा कमाओ और खिसक जाओ। ब्रिजवास की ऊपर से आती आवाज सुनाई दे रही थी। मार्शल को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें पैसे लेकर छोड़ा है। नहीं पता चलेगा। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला। मुझे कैसे विश्वास होगा? मेरी जुबान का भरोसा करो। मैं क्या बच्चा हूं जो इस बात का ढोल पीटूंगा? देवराज चौहान चुप रहा। मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिंदा छोड़कर तुम मुझसे तगड़ी रकम पा सकते हो। दुनिया के जिस भी बैंक अकाउंट में कहोगे आज ही रकम ट्रांसफर कर दूंगा। क्या दोगे? तुम बोलो। पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। 1 करोड़ रुपए से शुरू करें? बकवास। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? 1 करोड़ कहकर, देवराज चौहान बोला। ये तो शुरुआत है, रकम तुम बढ़ाओ। 100 करोड़। ये तो बहुत ज्यादा है, कम कर लो। 30 करोड़। अपनी जान की कीमत बहुत कम लगा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम्हारी भी जान जा सकती है। मैं आसानी से मरने वाला नहीं। हमें नोटों की बात करनी चाहिए। मैं 100 करोड़ लूंगा, ये सारा मामला खत्म करने का। 35 करोड़ ले लो। बोलो कहाँ के खाते में रकम ट्रांसफर करूं? ब्रजवास की आवाज आई। इसके लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लैपटॉप खोलकर ऑनलाइन बैंकिंग करूंगा। 1 मिनट में रकम तुम्हारे खाते में चली जाएगी। रकम बढ़ाओ। तुम बहुत कम। तुम बोलो। 90 करोड़। मैं तुम्हें 50 दूंगा, बस इससे आगे मत। 70 करोड़ में सौदा तय करो और चिक चिक मत करना। कुछ खामोशी के बाद ब्रिजवास की आवाज आई। ठीक है, तुम रिवॉल्वर फेंको, इस तरह कि मैं तुम्हें देख सकूं। पहले तुम फेंको। रिवॉल्वर सीढ़ियों पर गिरनी चाहिए, देवराज चांद बोला। इसमें खतरा है। तुम ऊपर आते हुए सीढ़ियों से रिवॉल्वर उठाकर मुझे शूट कर। तुम्हारी जान से ज्यादा मुझे 70 करोड़ प्यारे हैं, देवराज चौहान ने कहा। ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें एक दूसरे के सामने आकर रिवॉल्वर फेंकनी चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर आ रहा हूं। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है, ऊपर या नीचे? देवराज चांद ने पूछा। ऊपर ही है। मैं ऊपर आ रहा हूं। फायर करने की गलती मत करना। बहस मत करो। मैं ये मामला चुपचाप खत्म कर देना चाहता हूं। देवराज चौहान जानता था कि इसमें खतरा है, परंतु खतरा उठाना भी जरूरी हो गया था। देवराज चौहान सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियों की आवाज आने लगी। तुम मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मुझ पर गोली चलाना चाहते हो? ब्रिजवास की आवाज आई। फिर वो सामने दिखा। दोनों की नजरें मिली।
ब्रिजवाश सतर्क था, हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। अब हमें रिवॉल्वरें अपने पैरों के पास फेंक देनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। यह ठीक रहेगा, लेकिन पहले कौन फेंकेगा? लो, मैं फेंकता हूं, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीढ़ी पर गिरा दी। ब्रिजवाश कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान सतर्क था। फिर ब्रिजवाश ने भी रिवॉल्वर नीचे गिरा दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देवराज चौहान ने रास्ते में पड़ी कुर्सी को एक तरफ किया और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। हम खामखा ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, ब्रिजवाश मुस्कुरा रहा था। खामखा तो नहीं, वजह यही रही कि तुम मार्शल की जासूसी एजेंसी के गद्दार निकले, जबकि उसने तुम पर भरोसा करके मैनचेस्टर की जासूसी विंग का तुम्हें हेड बना रखा था। इन बातों को छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहता है। आओ, मैं तुम्हें 70 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में। तभी देवराज चौहान ने ब्रिजवाश को धक्का दिया, नीचे पड़ी उसकी रिवॉल्वर उठाकर उसकी उसकी तरफ तान दी। ऐसा करते हुए देवराज चौहान के होंठ भिज गए थे। ब्रिजवेश संभ ब्रिजवाश संभला और अचकचाकर देवराज चौहान को देखने लगा। तुम मरने जा रहे हो। 70 करोड़ का सौदा मुझे पसंद नहीं आया। तुम देश के ऐसे गद्दार हो जिसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। तुम तो धोखेबाज निकले देवराज चौहान। ब्रिजवाश बदलते हालातों से जरा भी चिंतित नहीं दिखा। ये धोखेबाजी नहीं, समझदारी है। रिवॉल्वर खाली है। मैंने इसकी गोलियों वाली मैगजीन निकाल ली थी। ब्रिजवाश का स्वर कड़वा हो गया था। देवराज चौहान ने दांत भींचकर फायर किया, परंतु रिवॉल्वर से गोली नहीं निकली। ब्रिजवाश हंस पड़ा। मैं हर तरफ से हालातों पर गौर करके ही तुम्हारे सामने आया था। अब तुम मेरे से नहीं बच सकते। मैं कराटे का मास्टर हूं और मेरा शिकार 1 मिनट भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब तुम मरने जा रहे हो, ब्रिजवाश ने एकाएक खतरनाक स्वर में कहा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगा। देवराज चौहान ने खाली रिवॉल्वर फेंक दी। उसकी मौत भरी निगाहें ब्रिजवाश पर जा टिकी थी। पास पहुंचते ही अजीब से अंदाज में तड़प कर ब्रिजवाश ने छलांग लगाई और वो देवराज चौहान के सिर पर था। वो दोनों टांगों के बीच देवराज चौहान की गर्दन फंसा लेना चाहता था, परंतु तब तक देवराज चौहान फुर्ती से नीचे बैठ चुका था। ब्रिजवाश का वार खाली गया और वो हवा में ही कलाबाजी खाकर फर्श पर पैरों के दम पर खड़ा हुआ और उसी पल तीर की भांति देवराज चौहान पर झपटा, जो कि खड़ा हो चुका था। देवराज चौहान इस बार खुद को नहीं संभाल पाया। ब्रिजवाश के खास अंदाज में हाथ देवराज चौहान के पेट में लगे तो उसके होंठों से पीड़ा पीड़ा भरी कराह निकली। तभी देवराज चौहान की छाती पर उसका हाथ हथौड़े की भांति पड़ा। देवराज चौहान का पूरा शरीर झंझना उठा और वो 2-3 कदम पीछे जा गिरा। पूरे शरीर में पीड़ा की लहरें दौड़ रही थी। पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसने ब्रिजवाश को देखा, जो मौत की मुस्कान चेहरे पर लिए उसे देख रहा था। वो आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। चंद पलों में देवराज चौहान ने खुद को संभाला। ब्रिजवाश पुनः उसकी तरफ बढ़ता कह उठा, मौत जब करीब आती है तो कैसा लगता है, ये तुम महसूस कर ही रहे होगे देवराज चौहान। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम गोलियां चलाकर ही मेरा मुकाबला करते, परंतु तुम्हारी चालाकी तुम्हें ले डूबी। उसी क्षण ब्रिजवाश करीब आ पहुंचा था। देवराज चौहान ने लेटे लेटे अपनी टांगे उसकी टांगों में फंसाकर झटका दिया। ब्रिजवाश के पांव उखड़ गए। वो कूलों के बल नीचे जा गिरा। होंठों से कराह निकली। तब तक देवराज चौहान उछलकर खड़ा हो गया था और खड़ा होते ब्रिजवाश के चेहरे पर जोरदार ठोकर मारी। ब्रिजवाश के होंठों से चीख निकली और वो पीछे को जा गिरा। देवराज चौहान से देवराज चौहान ने देवराज चौहान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा कि तभी ब्रिजवाश उछला। उसका शरीर हवा में उछला और एक पांव की ठोकर देवराज चौहान के माथे पर पड़ी। देवराज चौहान की गर्दन को तेज झटका लगा। आंखों के सामने 2 पल के लिए अंधेरा छा गया। साथ ही वो पीठ के बल पीछे को जा गिरा। गिरने से पहले एक कुर्सी से टकराया, जो कि उसकी कमर में लगी। पीड़ा से दांत भिंचाए देवराज चौहान के। नीचे गिरते ही वो तड़प कर फुर्ती से खड़ा हो गया। ब्रिजवाश मौत की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। मेरे से बच निकलना संभव नहीं है प्यारे देवराज चौहान। मेरे कराटे के आर्ट का लोहा तो मेरा गुरु भी मानता है। एक बार मैंने गुरु को ही हरा दिया था। ब्रिजवाश के स्वर में मौत भरी थी। अभी तक तो मैं तेरे से खेल खेल रहा था, अब होगा मेरा मौत का वार।
बच सकता है तो बच के दिखा। इसके साथ ही ब्रिजवाश खास अंदाज में उछला। हवा में लहराता ब्रिजवाश का शरीर देवराज चौहान की तरफ तेजी से बढ़ा। तब तक देवराज चौहान ने भी उसकी तरफ छलांग लगा दी थी। दोनों के शरीर हवा में टकराए और दोनों ही नीचे जा गिरे। परंतु इस बार देवराज चौहान ने फुर्ती दिखाई उठने की और उठकर नीचे से उठते ब्रिजवाश पर झपट पड़ा और अपनी दाईं बांह ब्रिजवाश के गले से लपेट ली। ब्रिजवाश तड़प उठा, खुद को छुड़ाने की भरपूर चेष्टा करने लगा, परंतु देवराज चौहान ने पूरी ताकत लगाकर गर्दन के गिर्द बांह लपेट रखी थी और पल प्रतिपल बांह का दबाव बढ़ाता जा रहा था। ब्रिजवाश का चेहरा दम घुटने से सुर्ख सा होने लगा था। ब्रिजवाश जल बिन मछली की तरह तड़पा, लेकिन देवराज चौहान की बांह का शिकंजा जरा भी ढीला नहीं हुआ। चंद ही सेकंडों में वो एक पल वो भी आया जब उसकी गर्दन को देवराज चौहान की बांह ने पूरी तरह दबा दिया था। ब्रिजवास का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, आंखें फटकर बाहर आ गई थी। साफ दिखाई दे रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है और खुद को छुड़ाने के लिए तड़प रहा है। फिर चंद पल बीते कि ब्रिजवास का शरीर ढीला पड़ता चला गया। उसका सारा प्रतिरोध हवा हो गया। आंखें फटी की फटी थी, बाहें इधर उधर फैल गई थी। टांगों का भी यही हाल था। जब उसके मर जाने का एहसास यकीन में बदल गया तो देवराज चौहान ने अपनी बाहों का शिकंजा उसकी गर्दन से हटाया। देवराज चौहान का चेहरा भी लाल हो गया था, दांत भिजे पड़े थे, आंखों में दरिंदगी बसी हुई थी। देवराज चौहान के छोड़ते ही ब्रिजवास का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। अगला दृश्य। मैकी कार में कुछ इस अंदाज में बैठा था कि अगर कार लेकर उसे भागना पड़े तो फौरन भाग ले। अब तक देवराज चौहान को आ जाना चाहिए था। वो नहीं आया तो इसका मतलब ब्रिजवास भीतर था। ऐसे में अब तक गोलियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। मैकी ने कलाई पर बंधी घड़ी देखकर सोचा कि देवराज चौहान को गए 35 मिनट हो। तभी मैकी की सोच टूटी। उसने देवराज चौहान को आते देखा। वो सामान्य ढंग से चलता कार की तरफ आ रहा था। साला, मैकी बड़बड़ाया, भीतर कॉफी बनाने बैठ गया होगा। उसे पास आया पाकर मैकी ने कार का दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान भीतर बैठा और दरवाजा बंद करते बोला, चलो। चलो क्यों? मेरी तो यहाँ ड्यूटी, तुम्हारा काम खत्म। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। बंद कार में सिगरेट मत सुलगाओ, मैकी ने मुंह बनाया। देवराज चौहान ने कार का आधा शीशा नीचे कर लिया। तेज सर्द हवा का झोंका भीतर आया। सिगरेट बंद करो और शीशा चढ़ा दो। देवराज चौहान ने ऐसा ही किया। क्या करके आए हो? मैकी बोला, ब्रिजवाश वहां मिला कि नहीं? मिला। अब वो जिंदा नहीं है। मार दिया? मैकी हचकचाया। हाँ। मैकी हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। तुम कहते हो कि उसे मार दिया, लेकिन गोली की आवाज मैंने नहीं सुनी। उससे हाथों से लड़ना पड़ा। हैरानी में फंसे मैकी ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वो आसानी से मर गया? नहीं, काफी मेहनत करनी पड़ी। वो खतरनाक था। देवराज चौहान ने कहा, मुझे किसी टैक्सी स्टैंड पर उतार देना। व्हाइट ने बताया कि तुम मार्शल के एजेंट हो। तुमने सीआईए के काफी लोगों को मारा, तो सीआईए ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? सीआईए मुझे मारना चाहती थी। लूथर माची को मेरे पीछे लगा दिया था कि वो मुझे खत्म कर। माची? मैकी बोला, वो तो लंबा चौड़ा नीग्रो है, मैंने उसे देखा हुआ है। कल रात मैंने उसे शूट कर दिया था। लूथर माची को? मैकी चौंका। उसे ना मारता तो वो मेरे पीछे लगा रहता। तुम तो काफी तेज हो, परंतु सीआईए तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैकी जल्दी से बोला, सीआईए को मत बताना कि व्हाइट से तुम्हारा कोई वास्ता है, वरना वो लोग व्हाइट को नुकसान पहुंचा देंगे। मेरा खाना पीना व्हाइट के दम पर ही चलता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैकी कुछ बेचैन सा लग रहा था देवराज चौहान की बातें सुनकर। टैक्सी स्टैंड कितनी दूर है? देवराज चौहान ने पूछा। बस, आ गया। मैकी ने एक जगह देवराज चौहान को उतार दिया।
व्हाइट को मेरी तरफ से थैंक्स कहना, देवराज चांद ने कहा और दरवाजा बंद करके टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। तुमने व्हाइट को इस काम की कीमत दे दी ना? माइक ने ऊंचे स्वर में कहा। हाँ, देवराज चांद ने बिना पलटे कहा। फिर थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। अगला दृश्य, इंडिया, मार्शल का ठिकाना। मार्शल ने एक कमरे में प्रवेश किया और ठिठक कर जगमोहन को देखा। तुम्हारे आदमियों ने अभी तक हमें काम की खबर नहीं भेजी मार्शल, जबकि हमारे पास सीआईए के हत्यारों की 8 हत्यारों की तस्वीरें आ चुकी हैं। कई घंटों से तुम्हारे आदमी उन तस्वीरों को लेकर खबर मिल गई है, मार्शल ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने तस्वीरों वाले 3 लोग ढूंढ निकाले। सच? हाँ, वो दूसरे नामों और गलत आईडी के दम पर होटलों में ही ठहरे हुए हैं। मतलब कि फिरोजा हमें सही खबरें दे रही है। जगमोहन की आंखें चमकी। पूरी तरह। बाकी के 3 लोग? तलाश अभी जारी है। मुझे यकीन है कि वो भी मिल जाएंगे। तुम्हारे हाथों जो सीआईए के 2 लोग मारे गए थे उनके बारे में भी पता चल गया है। वो दोनों भी होटलों में ही ठहरे थे और 3 दिनों से वापस नहीं लौटे थे। उनके कमरे बंद थे। मेरे एजेंट ने उनके बारे में पुलिस को फोन कर दिया है। उनके कमरों को पुलिस वाले देखेंगे। जबकि मेरे एजेंट ने उनके कमरों की तलाशी ले ली है, परंतु वहां से कोई काम की चीज बरामद नहीं हुई। इसका मतलब हमारा काम ठीक से चल रहा है। सही कहा। उन तीनों की क्या पोजीशन है? एकाएक जगमोहन ने कहा। मेरे एजेंटों ने पता किया है कि वो लोग अधिकतर वक्त अपने कमरों में ही बिताते हैं। बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। इस वक्त खामोशी से उन पर नजर रखी जा रही है। उन्हें शक ना हो कि उन पर नजर रखी जा रही है, जगमोहन बोला। मेरे लोग बहुत समझदार हैं। हम ठीक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ओम तिवारी के बारे में कोई खबर? उसके सारे मोबाइल टैपिंग पर हैं। अभी काम की कोई खबर नहीं है। परंतु इसी पल मार्शल का मोबाइल बजने लगा। हेलो, मार्शल ने बात की। मैं 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ। देवराज चांद की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हारा काम हो गया। गुड। मार्शल के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। मेरे 2 आदमी मैनचेस्टर को संभालने के लिए वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने ब्रिजवाश की जगहों पर अपना कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सक। उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। मार्शल मोबाइल जेब में डालता कह उठा। 2-3 दिन में देवराज चौहान वापस आ जाएगा। वहां उसका काम खत्म हो गया है। फिरोजा भी 2-3 दिन में आने वाली है, जगमोहन के होठों से निकला। अब तुम्हें देवराज चौहान से ज्यादा फिरोजा की चिंता है? मार्शल मुस्कुराया। गलत मत समझो, मैंने यूं ही बात की। वो मार्शल का मोबाइल फिर बज उठा। हेलो, मार्शल ने बात की। मार्शल, उसके एजेंट की आवाज कानों में पड़ी। खास खबर है। अभी अभी ओम तिवारी ने किसी को फोन करके कहा कि आज से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लखनऊ के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शामिल होंगे। उसने जिससे बात की वो विदेशी लहजा था। ओम तिवारी ने उससे कहा कि तुम लखनऊ पहुंचो, आगे की खबर के लिए फोन करूंगा। मार्शल, वो नंबर दूं जिससे जिस पर ओम तिवारी ने फोन किया? तो उधर से नंबर बताया गया। तुम अपनी इसी ड्यूटी पर रहो। जो भी बात हो मुझे फौरन खबर दो, कहकर मार्शल ने फोन बंद किया और जगमोहन से कह उठा। ओम तिवारी ने किसी विदेशी को फोन करके बताया कि 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लखनऊ में होने वाली रैली में शामिल होंगे। तिवारी ने कहा कि वो लखनऊ पहुंचे, बाकी खबर बाद में देगा। लखनऊ में कहा? रामलीला ग्राउंड में रैली होने जा रही है। जगमोहन के होंठ भिज गए। उन तीनों विदेशियों पर नजर रखी जा रही है जो तस्वीरों की वजह से पहचाने गए हैं, जगमोहन बोला। हाँ, पूरी तरह। मार्शल ने सिर हिलाया। अगर वो लोग लखनऊ जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ओम तिवारी का उनसे संबंध है और वही लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने की कोशिश में है। जगमोहन शब्दों को चबा कर कह उठा। और हमें भी ये और स्पष्ट हो जाएगा कि हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं मार्शल। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि फिरोजा ने जिन लोगों की तस्वीरें भेजी हैं उनमें से 3 इसी शहर के होटलों में ठहरे हुए। मार्शल का मोबाइल बजा। उसने बात की।
उधर के शब्दों को सुनने के बाद बोला, उस पर कड़ी नजर रखो। नजर रखने के लिए अपने साथ किसी और को भी रख लो। फिर फोन बंद करके मार्शल ने कहा, एक और उन तस्वीरों वाला मिल गया, वो भी एक होटल में ठहरा हुआ है। 4 हो गए, जगमोहन कह उठा। बाकी 2 भी देर सवेर नजर आ जाएंगे। उन पर नजर रखते रहो और उनसे एक एक पल की खबर लेते रहो। अब वो लखनऊ जाएंगे? संभव है। मैं अभी लखनऊ के लिए चल देना चाहता हूँ मार्शल। क्या करोगे वहां? रैली के आसपास की जगहों पर नजर रखूंगा। सीआईए के वो लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए वहां पर अपने ठिकाने बनाएंगे, जैसे कि यहाँ बनाए। बेहतर होगा कि हम उन्हें यहाँ पर ही गिरफ्तार। मार्शल बोला, वो विदेशी हैं, कैसे गिरफ्तार करोगे? उन्होंने कोई जुर्म तो किया नहीं। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला, उन्हें गिरफ्तार किया तो 2 घंटे में उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। मार्शल ने कुछ नहीं कहा। उन्हें खुला रहने दो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। उनके लिए मैं ही बहुत हूं। इस बार ये अच्छी बात है कि हमें इन हत्यारों की खबर है और इनकी स्थिति का हमें पता है। मैं 1 घंटे में लखनऊ के लिए चल। अकेले? जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मार्शल को देखकर कह उठा, ये काम अकेले का नहीं है, लखनऊ में भी कुछ हो सकता है। तुम पहले की तरह प्रभाकर को मेरे साथ कर दो और अपने 10 आदमी लखनऊ भेज दो जो प्रभाकर का हुक्म माने। लखनऊ में भी एजेंसी के लोग हैं, जितने चाहोगे उतने आदमी मिल जाएंगे। मैं अभी प्रभाकर को बुलाकर उसे सब समझा देता हूँ। मेरे ख्याल में इस बार काम करना तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि मैं उन सीआईए एजेंटों की तस्वीर देख चुका हूँ, उनके चेहरों से वाकिफ हूँ। जगमोहन ने कहा, तुम प्रभाकर को बुलाओ, मैं जल्दी से यहाँ से निकल। प्लेन में सीट बुक करा? नहीं, रोड द्वारा ही लखनऊ जाएंगे। अभी मेरे पास काफी वक्त है। वहां प्रधानमंत्री की रैली परसों होनी है। तुम वहां हमारे ठहरने का इंतजाम करा दो। रामलीला ग्राउंड के पास ही कोई जगह हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला दृश्य। सीआईए एजेंट ब्लॉर के चेहरे पर गंभीरता थी। अभी अभी होटल के रिसेप्शन बॉय ने उसे आकर बताया कि कुछ लोग तस्वीरें दिखाकर पूछताछ कर रहे थे और उनमें से एक तस्वीर आपकी भी थी। ये सुनते ही ब्लॉर गंभीर और चिंतित हो उठा। उसने रिसेप्शन बॉय से उन लोगों के हुलिये पूछे और भी कई सवाल किए। उसने बताया कि वो सरकारी आदमी थे, अपना कार्ड भी दिखाया था उन्होंने, और इस बारे में खामोश रहने को कहा था। ब्लॉर ने उसे 10,000 रुपए देकर भेज दिया। ब्लॉर को यह मिशन खतरे में लगने लगा। वो समझ गया था कि तस्वीरें दिखाकर उन्हें पूछने वाले इंडियन एजेंट हो सकते हैं, यानी कि भारतीय खुफिया विभाग के पास खबर के अलावा उनकी तस्वीरें भी थी। अब उन पर नजर रखी जा रही होगी, जबकि कुछ देर पहले ही हेनरी का फोन आया कि लखनऊ पहुंचो, शिकार वहां मिलेगा। व्याकुल सा ब्लॉर कमरे में टहलता रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला, परंतु ये सोचकर मोबाइल वापस जेब में रखा कि कहीं उसका फोन टैप ना हो रहा हो, जबकि ये आशा कम ही थी। फिर वो कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट से नीचे पहुंचा और लॉबी में मौजूद सोफों में से एक पर जा बैठा। उसकी निगाह इधर उधर घूमती उन लोगों को तलाश कर रही थी जो उस पर नजर रख सकते हों, परंतु आधे घंटे में भी ऐसा कोई न दिखा जो उस पर नजर रख रहा हो। फ्लोर की बेचैनी कुछ कम हुई। परंतु ये तो तय था कि कुछ लोग रिसेप्शन पर तस्वीरें दिखाकर पूछताछ कर रहे थे, और उन तस्वीरों में से एक उसकी भी थी। ब्लॉर की निगाह इधर उधर घूमती रही। लॉबी में 8-10 लोग और बैठे थे, परंतु व्यस्त लग रहे थे। होटल में चहल पहल थी, लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ था। सामने दूर रिसेप्शन नजर आ रहा था। एकाएक ब्लॉर उठा और लॉबी के एक तरफ लगे होटल फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। इस दौरान किसी की भी निगाह उसने अपने पर नहीं पाई थी। ये बात उसे राहत की लगी थी, पर वो खतरा महसूस कर चुका था। एक फोन एक फोन बूथ में प्रवेश करके दरवाजा बंद किया और रिसीवर उठाकर एक सिक्का भीतर डाला और नंबर मिलाने लगा। रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। तभी ग्रेगरी की आवाज कानों में पड़ी। ग्रेगरी। बूथ के बाहर नजरें दौड़ाते ब्लोर कह उठा, हम खतरे में हैं। क्या मतलब? मेरे होटल के रिसेप्शन पर कुछ सरकारी लोग कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछताछ कर रहे थे।
उनमें से एक तस्वीर मेरी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी तस्वीरें तुम सबकी होंगी। ब्लॉर बोला। तुम कहना चाहते हो कि भारतीय जासूसों के पास हमारी तस्वीरें पहुंच गई हैं? हाँ। असंभव। ये सच है ग्रेगरी। इनकार करके अपने को धोखे में मत रखो। उन लोगों ने मेरी पहचान कर ली है और रिसेप्शन पर इस बात का को दबा कर रखने को कहा। एक रिसेप्शन बॉय ने मुझे ये खबर दी है। कोई बड़ी बात नहीं कि अब तुम लोगों पर भी निगरानी की जा रही हो, जबकि हेनरी ने हमें लखनऊ पहुंचने के लिए कहा है। अगर ऐसा है तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया। इतने बड़े काम के लिए हम इंडिया आए हैं और ये बात पहले ही खुल चुकी है कि ऐसा हो सकता है, परंतु हैरानी है कि हमारी तस्वीरें इंडियन एजेंसियों के पास कैसे पहुंच गई। हमारे धंधे में गद्दारों की कमी नहीं होती। तुम सबको खबर कर दो कि सतर्क रहें और लखनऊ पहुंचने का काम इस ढंग से करें कि कोई इंडियन जासूस पीछे ना आ सके। उन्हें पता ही ना चले कि हम लखनऊ गए हैं। हमने सफल होकर अमेरिका लौटना है। हमें आज तक कोई असफल नहीं हुआ, परंतु इंडिया की तरफ से पहली चोट हमें मिल चुकी है, बॉट और सूटल की मौत के रूप में। अब हम में से कोई और इस तरह नहीं मरेगा। मैं अभी सबको खबर करता हूँ। कर दो। इंडियन एजेंट शहर भर के होटलों में हमारी तस्वीरें लिए हमें पूछते फिर रहे हैं, ब्लॉर ने गंभीर स्वर में कहा। फिर रिसीवर वापस रखकर बूथ से बाहर निकला और लॉबी पार करता लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। 2 घंटे बाद मार्शल जगमोहन और प्रभाकर को लखनऊ रवाना करके फारिग हुआ और फिर अपने ऑफिस में पहुंचकर इंटरकॉम पर सतनाम से बात की। सतनाम, लखनऊ के मुनीर को खबर कर दो कि हमारे 2 एजेंट प्रभाकर और जगमोहन वहां पहुंच रहे हैं। वो जो भी काम चाहें उसे पूरा किया जाए। वहां पहुंचने पर वो मुनीर को फोन करेंगे। कब पहुंचेंगे? उधर से सतनाम ने पूछा। रात तक। मुनीर से कहो कि अपने आदमियों को काम के लिए तैयार रखे। ओके मार्शल। मार्शल कमरे से बाहर निकला और लॉबी में आगे बढ़ गया। आज इस ठिकाने पर खामोशी थी। बहुत से एजेंट इस वक्त फील्ड में थे। मार्शल एक दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। ये बहुत बड़ा हॉल था और यहाँ 60-70 लोग काम में व्यस्त नजर आ रहे थे। अधिकतर के सामने कंप्यूटर खुले पड़े थे और उन पर व्यस्त थे। एक तरफ 6 लोग ग्रुप डिस्कशन में व्यस्त थे। मार्शल एक के पास पहुंचा और कह उठा, जुआनों का क्या हुआ? वो इटली में पकड़ा गया। 2 घंटे पहले हमें ये खबर मिली थी, उसने बताया। 2 घंटे से जुआनों की खबर तुम्हारे पास है और तुमने मुझे नहीं बताया? आपने ही कह रखा है मार्शल कि आज मुझे कोई खबर नहीं चाहिए। हमारा एजेंट जुआनों से मिल पाया है या नहीं? मार्शल ने पूछा। नहीं, उससे पहले ही जुआनों को इटली पुलिस ने पकड़। ये गलत हुआ। जुआनों पर हम 50 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर चुके हैं और जब वो हमें काम की खबर देने वाला था तो इटली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस तरह काम कैसे चलेगा? तुम्हें पकड़े जाने की खबर किसने दी? पॉल ने। रमेश से क्या बात हुई? उससे अभी संबंध नहीं बन पाया। आखिरी बार उससे बात हुई थी कि अगले आधे घंटे में वो जुआनों से मुलाकात करने वाला है। फिर 15 मिनट बाद पॉल ने खबर दी कि जुआनो इटली पुलिस के हाथों में फंस गया है। रमेश से संबंध बनाने की कोशिश करो, मार्शल ने कहा और हॉल में निगाह मारी। एक आदमी उसे अपनी तरफ आता दिखा। मार्शल ने उसे देखकर सिर हिलाया। मार्शल, वो पास आकर बोला, पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क बढ़िया चल रहा है। भीतर की एक बहुत ही खास खबर है। बताते जाओ। हमारा एक एजेंट हमारे एक एजेंट को इत्तेफाक से ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता चल गया है। लादेन अफगानिस्तान में है और हमारा ओसामा बिन लादेन से कोई वास्ता नहीं। नहीं मार्शल, हमें उसकी कोई खबर नहीं चाहिए। अपने एजेंट से कह दो जो काम उसे करने को कहा गया है वो करे। लेकिन मार्शल, अगर लादेन। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मार्शल ने कठोर स्वर में कहा। हमें लादेन से कोई वास्ता नहीं। वो मुसीबत का दूसरा नाम है। अगर उसे जरा भी छेड़ा तो हिंदुस्तान पर जगह जगह लादेन के नाम पर हमले होने लगेंगे और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। लादेन को अकेला क्यों समझते हो? वो जहां भी है वहां से अपनी बादशाहत चला रहा है। पूरी दुनिया में उसका नाम बजता है। ऐसे आदमी को छेड़कर खामखाई उसका ध्यान हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करना ठीक नहीं है। क्या उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कभी कुछ किया है? जिक्र के काबिल तो कुछ नहीं। तो लादेन को भूल जाओ।
उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो सामने भी आ जाए तो उसे मत पहचानो। इसी में हमारे देश की सुरक्षा है। हमारा काम देश पर आने वाली मुसीबतों को दूर करना है, बढ़ाना नहीं। आप ठीक कहते हैं मार्शल, परंतु अमेरिका ने लादेन पर बहुत बड़ा इनाम। तुम पागल हो गए हो? हमें इनाम से क्या मतलब? हम भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, इसी से हमारा मतलब है। मार्शल ने सख्त स्वर में कहा, अपने दिमाग से लादेन को निकाल दो और उस एजेंट से भी यही बात कह दो। वो वापस चला गया। मार्शल के चेहरे पर सख्ती दिख रही थी। वो एक आदमी की तरफ बढ़ा कि जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। हेलो। मार्शल ने मोबाइल निकालकर बात की। बुरी खबर है मार्शल, दूसरी तरफ वो एजेंट था जो दो अन्य एजेंटों के साथ एक अमेरिकी हत्यारे पर नजर रख रहा था। हम जिस पर नजर रख रहे थे वो हमारी निगाहों से गायब हो गया। हम वापस उसके होटल पहुंचे तो वहां भी नहीं पहुंचा। वो हाफ पैंट और टी शर्ट में होटल से बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था कि रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से, और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। मार्शल ने कठोर स्वर में कहा। उसने बहुत चालाकी इस्तेमाल, और तुम लोग बेवकूफ बने रहे। मार्शल, वो बकवास मत करो। एक आदमी पर तुम लोग नजर रख रहे हो और वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाता है, तो यही सोचा जा सकता है कि तुम काबिल इंसान नहीं हो। किस शान से तुम ये खबर मुझे दे रहे हो? सॉरी मार्शल, ढूंढो उसे। मार्शल ने दांत भींचकर कहा और फोन बंद कर दिया। फिर जगमोहन का नंबर मिलाया। दो तीन बार कोशिश करने पर जगमोहन से बात हुई। क्या खबर है? बात होते ही उधर से जगमोहन ने पूछा। एक मेरे आदमियों की निगाहों से गायब हो गया है। कैसे? एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय पीछे से निकल गया। तो स्पष्ट है कि वो जान गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। यही सोचा जा सकता है। यही हुआ है मार्शल। बाकी लोग भी अब सतर्क हो गए होंगे। उन्हें वो आदमी बता सकता है कि अपने आसपास नजर रखो। वो हाथ नहीं लगा तो समझो लखनऊ ही गया होगा। सही कह रहे हो। अपने आदमी को सतर्क कर दो कि शिकार उन्हें धोखा देकर खिसक सकता है। मेरे ख्याल में इस बार मामला इतना आसान नहीं होगा। मार्शल शब्दों को चबाकर बोला। इस सारे मामले की जड़ ओम तिवारी है। वो कैसे? ओम तिवारी ही उन्हें हर बात की खबर दे रहा है। अगर उसे खत्म कर दे तो? ऐसा सोचना भी मत। मार्शल बोला। क्यों? ओम तिवारी की वजह से ही हमें सीआईए एजेंटों की लोकेशन का पता चल रहा है। ये मालूम हो रहा है कि वो अब क्या करने वाले हैं। ओम तिवारी को कुछ हो गया तो हम नहीं जान सकेंगे कि ये क्या करने वाले हैं। ओम तिवारी मरा तो सीआईए के एजेंट किसी और को इस काम के लिए तैयार कर लेंगे, और जरूरी नहीं कि तब हमें उस गद्दार का पता चले। ओम तिवारी के बारे में फिरोजा की मेहरबानी से हमें पता चल गया। यही बहुत है। तिवारी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करो और सीआईए के एजेंटों को खत्म करते हुए उनके हौसले को खत्म करने की कोशिश करो। ऐसा न हो कि इस बार वो प्रधानमंत्री की हत्या करने में सफल। तुम ऊपर खबर क्यों नहीं करते की? पहले जब खबर की तो कोई फायदा नहीं। तुम्हारी चलती नहीं है। ये चुनावी मौसम है। नेताओं का इधर उधर जाना लगा रहेगा। इस कारण वो मेरी बात। परंतु ये प्रधानमंत्री की जान की बात है, कोई साधारण नेता तो नहीं। जो मैं देखूंगा इस बारे में क्या कर सकता हूँ। बात खत्म होते ही कान से मोबाइल हटाकर मार्शल गहरी सोच में डूब गया। चेहरे पर गुस्सा और चिंता दिखाई दे रही थी। एक अन्य एजेंट का नंबर मिलाने लगा कि उसका फोन बज उठा। कहो। मार्शल ने उससे बात की। मैं तुम्हें ही फोन कर। बुरा हुआ। शिकार अचानक ही होटल से गायब हो गया। पता करने पर मालूम हुआ कि उसने वहां से खिसकने में होटल के कर्मचारियों का इस्तेमाल में आने वाली सर्विस लेन का इस्तेमाल। और तुम लोग क्या कर रहे थे? हम उस पर नजर ही रख रहे थे। हमने उसे होटल के किचन की तरफ जाते देखा तो सोचा कि शायद वो किसी काम से किचन में जा रहा था, परंतु वो वहां से सर्विस लेन का इस्तेमाल करके। तुम पागल हो, बेवकूफ हो। मार्शल झल्ला उठा। एक आदमी पर ठीक से नजर नहीं रख सके। एक सीआईए एजेंट पहले हमारे एजेंटों की नजर से ओझल हो गया, अब एक और। वो लोग अपनी योजना के तहत गायब हो रहे हैं। इसका मतलब वो जान चुके हैं कि हमने उन्हें ढूंढ निकाला है और उन पर नजर रख रहे हैं। सॉरी सर, मैं ढूंढो उसे और ढूंढते रहो। मार्शल ने गुस्से से कहा और फोन बंद कर दिया।
उसके बाद मार्शल ने सबको फोन किया कि सीआईए एजेंटों को पता लग गया है कि उन पर नजर रखी जा रही है और वो एक एक करके गायब हो रहे हैं। अपने एजेंटों को सतर्क किया मार्शल ने। वो परेशान हो गया था कि दो एजेंट उसकी नजरों से ओझल हो गए थे। वो जानता था कि वो लखनऊ ही पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री की हत्या की योजना तैयार करेंगे। इस बार सब कुछ मार्शल के सामने था कि सीआईए के लोग किस तरह काम कर रहे हैं। मार्शल ने गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी का नंबर मिलाया और मोबाइल पर बात की। कैसे हैं आप सब? मार्शल बोला। सब बढ़िया है, तुम सुनाओ। पता लगा कि प्रधानमंत्री जी जहां भाषण देने वाले थे वहां बम किसने लगाए? ये मालूम करना तो पुलिस का काम है। मैंने तो पहले ही खबर दे दी थी कि वहां प्रधानमंत्री की हत्या। अगर सीआईए के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे तो बम वक्त से पहले कैसे फट गए? मेरा ख्याल है कि वो विस्फोट सीआईए एजेंटों ने नहीं, किसी और ने किए हैं। और कौन? जो प्रधानमंत्री को बचाना चाहता हो? मार्शल ने सब्र के साथ कहा। उसने विस्फोट किए उसने इसलिए विस्फोट किए कि वहां पर कोई नेता आए ही नहीं और आने वाले खतरनाक हालात टल जाएं। वो कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता। परसों प्रधानमंत्री जी लखनऊ में रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर हमने ऐसी सुरक्षा के इंतजाम कराए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मंच के आसपास सीआरपीएफ के जवानों के अलावा कोई और नहीं। मैंने इसी सिलसिले में फोन किया है। कहो। सीएए के वो एजेंट जो प्रधानमंत्री की हत्या करने के फेर में हैं, वो लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने उन एजेंटों की पहचान कर ली। तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। किस इल्जाम में? इल्जाम कोई भी लगा सकते हो। यह आसान नहीं है सर। अमेरिकी सरकार फौरन हरकत में आ जाएगी और 2 घंटों में उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारे हाथ नहीं आएंगे। हम दोबारा उन पर हाथ नहीं डाल सकेंगे और प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि सीआईए अपने कुछ और एजेंट इंडिया भेज दे और वो प्रधानमंत्री को शूट कर दे। इसका इलाज क्या है? प्रधानमंत्री जी को तगड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाए और वो किसी रैली में ना जाए। ऐसा कैसे संभव है? आजकल तो चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी दौर ज्यादा जरूरी है या प्रधानमंत्री की जान? मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। उधर से कुछ नहीं कहा गया। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मार्शल पुनः बोला। गृह मंत्रालय इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा सकता है या प्रधानमंत्री कार्यालय में खतरे की खबर दे सकता है। उसके बाद तो आगे का काम प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही देखा जाता है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई आदमी उन हत्यारों को खबर दे रहा हो तो? ऐसा है। इसके बिना तो सीआईए एजेंट अपने काम में सफल नहीं हो सकते। स्पष्ट कहो कि तुम प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो इन सीआईए एजेंटों के साथ मिला हुआ है। हम उसे अभी गिरफ्तार करके सारा सच उसके मुंह से निकलवा लेंगे। मार्शल ने गहरी सांस ली, फिर बोला। ऐसा कोई आदमी मेरी नजर में नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी की लखनऊ यात्रा रद्द नहीं हो सकती? इसका फैसला तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही करेगा। मैं खतरे की खबर वहां दे देता। अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। वो प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए बहुत जोर लगा रहा है। देर से प्लानिंग कर रहा है और सीआईए के खतरनाक लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। तुम्हारे पास पक्की खबरें हैं इस बारे में? हाँ, परंतु मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है मार्शल कि तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तुम्हारे पास ऐसा ओहदा है कि तुम्हारी बातों को नकारने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री का प्रोग्राम स्थगित कर? उससे क्या होगा? मुझे वक्त मिल जाएगा और मैं उन सीआईए एजेंटों को पकड़कर खत्म कर दूंगा। इस तरह मामला सुलझ जाएगा? कुछ देर के लिए तो सुलझेगा ही। तुम्हारे पास सबूत हैं कि सीआईए अमेरिका ये काम करने की फिराक में है? सबूत अभी तो नहीं है, परंतु एक ब्रिटिश एजेंट फिरोजा है जो इस मामले में मैनचेस्टर में काम कर चुकी है। वो 2-3 दिन में इंडिया पहुंच रही है। अगर वो अपना बयान इस बारे में दे दे तो? वो बयान क्यों देगी? वो तो ब्रिटिश एजेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि वो बयान दे दे। मार्शल ने होंठ बीच कर कहा। तुम फिरोजा के बारे में स्पष्ट बात नहीं कर रहे कि? वो मेरे एक एजेंट से प्यार कर बैठी है। ओ, उसी के द्वारा हमें काफी खबरें मिल रही हैं।
शायद वो बयान भी दे दे। ऐसा हो गया तो अमेरिका की काफी किरकिरी होगी। उसे प्रधानमंत्री की हत्या से पीछे हटना पड़ेगा। मार्शल, हो सके तो फिरोजा का बयान लेकर हमारे हवाले करो। हम अमेरिका को आसानी से पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। अभी नहीं पता कि वो बयान देगी कि नहीं। मुझे यकीन है कि तुम फिरोजा को तैयार कर लोगे। देश का हित इसी में है। इधर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाने का प्रोग्राम छोड़ दें। मार्शल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ओम तिवारी ऐसा होने नहीं देगा। फोन बंद करके मार्शल सोच भरे अंदाज में टहलने लगा। खतरा बढ़ रहा था। दो सीआईए एजेंट उसके एजेंटों की नजरों से ओझल हो गए थे। वो लखनऊ पहुंचेंगे। यकीनन लखनऊ में उनकी सहायता के लिए सीआईए एजेंट और भी होंगे जो उन्हें हथियारों का इंतजाम कराएंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री जी कल रैली में लखनऊ में प्रधानमंत्री जी की कल की रैली में खून खराबा हो सकता था। तभी तो इसी वक्त वो व्यक्ति पास आ पहुंचा जो इटली की खबरें दे रहा था। मार्शल, रमेश से मेरी बात हो गई है। वो जो कहता है वो चौंकाने वाला है। क्या? मार्शल की निगाह उस पर जा टिकी। जवानों ने जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले किया है ताकि वो उन रहस्यों को हमें न देकर किसी और को ऊंची कीमत पर बेचे। परंतु पैसा तो हम जवानों को पहले ही दे चुके हैं। रमेश कहता है कि वो बेईमान हो गया है, उसने कहा। अब वो पुलिस कस्टडी में है। मार्शल के माथे पर बल पड़े थे। हाँ, वो पुलिस के पास वो रहस्य लेकर नहीं गया होगा। खाली हाथ ही गया होगा। तो रहस्य कहाँ है? वो उसने अपने असिस्टेंट वूची को दिए होंगे। जुआनो वूची के करीब है। वूची उन रहस्यों का सौदा भी किसी से कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। रमेश से दो काम करने को कहो। एक तो जुआनो को जेल में ही खत्म कर दे। इस काम के लिए किसी भी पुलिस वाले को पैसा देकर उससे काम ले सकता है। जुआनो मर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो सब ठीक रहेगा। जुआनो की मौत से वूची को धक्का पहुंचेगा। वूची जानता है कि रहस्य कहाँ है या फिर उसके पास है। जुआनो को खत्म करने के बाद रमेश को वूची से संपर्क बनाने को कहो। वूची से नए सिरे से सौदेबाजी करे और उसे बता दे कि जुआनो को उसने ही मरवाया है। इससे वूची दबा रहेगा। आपका मतलब कि वूची को हम फिर से पैसा दें? इतनी बड़ी रकम? वूची से सौदेबाजी करनी है, रकम नहीं देनी। उससे रहस्य लेकर रमेश उसे भी खत्म कर देगा। पक्का मार्शल, ऐसा कह दूं? कह दो। जुआनो और वूची ने हमसे धोखेबाजी की है। उन्हें सही सजा दे रहे हैं हम। ओके मार्शल, कहकर वो वापस पलट गया। मार्शल उस हॉल से बाहर निकलकर गैलरी में आगे बढ़ने लगा। मोबाइल बजा। उसने बात की। दूसरी तरफ दो लोगों की वो पार्टी थी जो सीआईए के एक एजेंट पर नजर रख रही थी। उन्होंने खबर दी कि उनका शिकार एक भीड़ भरे बाजार में नजरों से ओझल हो गया है। यानी कि अब तीन लोग आदमियों की निगाहों से ओझल हो गए थे। इस बार मार्शल को गुस्सा नहीं आया। वो शांत रहा और फोन बंद कर दिया। इतना तो मार्शल समझ गया था कि सीआईए के एजेंट तेज हैं और जैसे तैसे आदमियों की निगाहों से छिपते जा रहे हैं। वो समझ नहीं पाया कि उन्हें नजर रखने की खबर कैसे हो गई और शाम तक दो और के खिसक जाने की खबर मिली। मार्शल समझ गया कि लखनऊ में मौत का नाच होगा ही होगा। उसकी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री को लखनऊ नहीं जाना चाहिए था, परंतु ये फैसला प्रधानमंत्री हाउस ने ही करना था। गृह मंत्रालय ने सारे हालात बता दिए होंगे, परंतु ओम तिवारी हर हाल में प्रधानमंत्री जी को लखनऊ ले जाना चाहेगा, क्योंकि वो गद्दार मोटी रकम लेकर सीआईए के एजेंटों के लिए काम कर रहा था। मार्शल ने मन ही मन सोचा कि वक्त आने पर तिवारी को बुरी मौत देगा। अपने ऑफिस में पहुंचकर मार्शल ने इंटरकॉम पर सतनाम से बात की। लखनऊ मुनीर से बात हुई सतनाम? मुनीर कहता है वो सब संभाल लेगा। उसे हथियारों का इंतजाम करने को कह दो। प्रभाकर और जगमोहन को जरूरत पड़ेगी। ओके मार्शल। 5 लोग हमारे आदमियों की निगाहों से बचकर खिसक गए। आपने बताया वो 8 लोग आए थे, 2 पहले ही मर गए। 5 अब हमारे आदमियों की निगाहों से बच गए, यानी कि एक अभी है। हाँ, एक ही अब मेरे आदमियों की निगाह में है। इस वक्त उस पर 10 से ज्यादा एजेंट नजरें रख रहे हैं। तब तो वो हमारे एजेंटों को धोखा नहीं दे सकेगा। लगता तो नहीं।
परंतु अब उसे एक पर नजर रखने का फायदा क्या? बाकी 5 तो लखनऊ पहुंच ही जाएंगे। इस मामले में कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री हाउस हमारा साथ नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जी चुनावों के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो चुनावी दौरों पर जाना जरूरी समझ रहे हैं। इस बात की जरा भी परवाह नहीं कर रहे कि सीआईए एजेंट उनकी जान ले सकते हैं। मार्शल ने इंटरकॉम का बटन ऑफ किया और चहलकदमी करने लगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। कहानी जबरदस्त हो गई है। सीआईए के एजेंट भी चालाक हैं, हमारे एजेंटों के सामने से निकल गए। वैसे ये बहुत कच्चा तरीका बताया, यू नो ये जो दिखाया है कि तस्वीर लेकर होटल के रिसेप्शन पर जाकर पूछा, ये तो आम थाने का हवलदार नहीं ऐसे करता। क्योंकि हर एक होटल्स में, और खास तौर पे जहां पर विदेशी रहते हैं, जो भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल होते हैं, उनका सिक्योरिटी स्टाफ अपना होता है। वहां पर वो जाते हैं और जाकर फिर वो वहां का जो होटल का जो मैनेजर है या जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं, और होटल को बकायदा प्रॉपर एक्सक्यूज देना पड़ता है कि भाई आप क्यों उसके गेस्ट्स की जो जानकारी है वो ले रहे हो। और इस तरह मतलब आम रिसेप्शन डेस्क या चलते फिरते वेटरों से नहीं पूछते फिरते, वो बैकएंड पे पूछा जाता है। खैर, जो भी है, बट हाँ, ये जरूर है कि, और खास तौर पर भारत में, हमें बुरा तो जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन ये हमारे भारत में जरा ज्यादा ही है। या शायद कह लो कि क्योंकि मुझे किसी और देश के बारे में नहीं पता, तो मैं उनका तो क्या कहूंगा, अब आप लोग सुनते ही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि भारत में बहुत सारे घुसपैठिए आए हुए हैं, यानी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी जो हैं, वो भारत में रह रहे हैं, और उनके पास भारतीयों से ज्यादा पक्के कागज कागज हैं उनके पास, आधार से लेकर पासपोर्ट तक। अभी पीछे खबर आई थी कि हांगकांग में कोई रैकेट पकड़ा गया है, जहां पर एक ही एड्रेस के 20 पासपोर्ट थे, और टोटल 200 लेजिटिमेट पासपोर्ट थे, जो शायद हैदराबाद ऑफिस से, इस साउथ के किसी ऑफिस से रिलीज हुए थे। वो ओरिजिनल पासपोर्ट थे। इस तरह तो काम हो रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग, भारत में एक तो रिश्वत लेना बुरा नहीं समझा जाता, और यदि पता हो कि ये आदमी रिश्वत ले रहा है तो उसे और बुरा नहीं समझा जाता, जब तक कि वो आपको कोई रिश्वत ना दे दे। मान लीजिए मेरा कोई पड़ोसी रिश्वत ले रहा है, अगर वो मुझे हर हफ्ते दारू पार्टी दे रहा है तो मेरे लिए वही बहुत है। अरे शर्मा जी बहुत अच्छे हैं जी, सैटरडे के सैटरडे अपना तो उनके यहाँ ही प्रोग्राम होता है, बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं, बिना सोचे समझे कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, देश को बेच रहे हैं। खैर, तो ये चीजें बहुत हैं जो होती रहती हैं। वैसे स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी भावनात्मक भी है पूरा, जिसे वो कहते हैं ना, एड्रेनलिन एड्रेनलिन रश जो होता है वो आ जाता है इसमें। आई एम श्योर आप लोगों को भी सुनकर आया होगा, और उत्सुकता जागती होगी कि अब अगला जल्दी से जल्दी आए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 24 घंटे ना पढ़ने दूं। तो खैर, अ, जो बात मैं आप में ने पिछली जो एपिसोड था उसमें मैं अपने बहुत से साथियों का धन्यवाद नहीं कह पाया, उसका कारण ये था दोस्तों कि मुझे सैटरडे को कहीं जाना था, और संडे को मुझे लेट आना था, तो इस वजह से मैं 2 एपिसोड बैक टू बैक अपलोड करके चला गया था, यानी उनको शेड्यूल कर गया था कि फटाफट वो अपलोड हो जाए और अपने आप पब्लिश हो जाए। तो उसके लिए था, पर फिर भी आप में से हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें कमेंट किए हैं, जो काफी सारे पिछले वीडियोस पर आए हैं। उनमें से राजस्थान दौसा से विजय लाल सैनी जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कांति सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वासुदेव भाई, धन्यवाद। दिनेश ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिय मित्र राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। विजय सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने दोस्त विक्रम का हौसला बढ़ाते रहिए और मैं अपना जी जान लगाकर आपके लिए वो कहानियां लेकर आऊंगा जो आप अभी तक किसी भी और चैनल पर उपलब्ध नहीं है। और अगर मान लीजिए मैंने, यानी मान लो मैंने ये 10 कहानियां चुन रखी हैं और उन 10 में से यदि कोई दूसरा चैनल वो पब्लिश कर देता है, मैं कोई भी कहानी अपलोड करने से पहले उसको ढंग से सर्च करता हूँ कि इसका कहीं कोई है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि एक दो चैनल हैं, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहता, आप समझिए। वो जो एआई वाले हैं, ठीक है, एआई वाले मतलब उसके अंदर अजीब सी भाषा है, वो ऐसी मशीन बोलती जा रही है, उसका सुनने का मुझे तो नहीं, मैं तो ऐसी कभी नहीं कहानी सुन पाऊंगा। और या दो तीन और हैं। फिर एक और जगह है, पर वो भाई ने मेंबरशिप पे रखे हुए हैं उनके, कोई चलता ही नहीं है वीडियो, मैंने देखा। मतलब जिसको भी क्लिक करो वही पे, उसी पे मेंबरशिप मेंबरशिप। और वो मेंबरशिप भी काफी महंगी है, मतलब मैं मेरे 500 रुपए की। आप अब सोचिए आप, इतना कहाँ से करेगा आदमी, है ना। तो खैर, जैसा भी है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं वो सारे एपिसोड या वो सारी स्टोरीज पहले लाऊं जो अभी तक नहीं है। और अभी तक मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से केवल 100 माइल्स और डॉन जी हैं जो, वो भी उसी भाई के चैनल पर हैं, और वो ताले में बंद है, कहने का मतलब वो मेंबरशिप वाली हैं। और वो मेंबरशिप भी मेरे ख्याल से 500 रुपए की मेंबरशिप है, जो उन्होंने कह रखा है कि अगर आप 500 रुपए की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वो दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती वो स्टोरी, यानी सुनने को नहीं मिलती। तो खैर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी कहानियां ला के सुना सकूं। बाकी हमारे मित्र ने कहा कि उन्हें रफ्तार सुनना है, तो बिल्कुल मैं रफ्तार भी लेकर आऊंगा। रफ्तार मैंने देखा है किसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन कोई नहीं, ना हुआ। और वैसे भी मैं अपनी आवाज में, अपने स्टाइल में रफ्तार और रॉबरी किंग, वो हमारे मित्र अवतार बोरा जी ने कहा था, मैंने वो भी ऑलरेडी क्यू में लगा रखा है। अ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट हो गया है, उसे मैं एक साथ अपलोड करूंगा। और आने वाले, यानी अभी हम 5वें पे हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके कितने पन्ने रह गए हैं, जरा अगर मैं देखूं तो इसे करीब 150 पौने 200 पन्ने रह गए हैं इसके। तो आप लगा लीजिए कि 4 एपिसोड और हो जाएंगे, 9 तक चला जाएगा, 10 तक चला जाएगा ये। उसके बाद, यानी और 4 दिन है, उसके बाद नया एपिसोड जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं वर्दी का नशा जो है उसे पहले आप लोगों के पास पेश करूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वर्दी का नशा जो कहानी है ना, वो मैंने पढ़ रखी है, और सच में बहुत मजेदार कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए नहीं तो फिर हम कोई दूसरी देखेंगे, रॉबरी किंग देख लेंगे। अभी तक मेरे दिमाग में वर्दी का नशा ही है। इसके बाद, शिकारी के बाद, हम इमीडिएटली वर्दी का नशा और उसके बाद रॉबरी किंग। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अ, मैं एक क्विज डालने की सोच रहा था, आप लोग बताइएगा कि क्या मैं देवराज चौहान से मुतल्लिक कोई क्विज डालूं, कोई क्वेश्चन पूछूं, तो क्या आप लोग उसका उत्तर देंगे? ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप, हम सब देवराज चौहान फैंस हैं, हम देवराज चौहान फैन क्लब हैं। मैं क्वेश्चन डालता हूँ, देखते हैं कौन कौन उत्तर देता है। हालांकि वहां पर नाम तो नहीं आएगा, या तो जो भी आप या सही ऑप्शन क्लिक करेंगे या गलत, गलत तो कम ही होंगे, क्योंकि जो डाई हार्ड फैंस हैं वो कम ही गलत होंगे। खैर, फिर भी ठीक है दोस्तों, आप सब हमारा साथ दे रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है, तहे दिल से धन्यवाद। किंतु बस एक छोटी सी विनती है, अभी भी
अभी भी दोस्तों 0.3% भी चेंज नहीं हुआ। अभी भी 60% लोग वो हैं जो सुन तो रहे हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई का मान ही रख लो यार, सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज। हाँ, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले एपिसोड तक सुनते रहिए कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।